नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर बार की तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल किले पर आकर के अपना स्पीच दिए और इस स्पीच में इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं भी की हैं। साथ ही साथ बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत की है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण वो एनालिसिस करेंगे जो जो मुद्दों पर इन्होंने बात की है और जो जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। साथ ही साथ में जो इस स्पीच से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जो लाल किले पर प्रधानमंत्री से रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं, उनको भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका जीके भी बेहतर तैयार हो सके। तो कुल मिला जुला करके इनके स्पीच का सारांश आपको इस छोटी सी वीडियो में मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि देखिए, आप वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, मात्र 1 सेकंड का टाइम लगेगा, उससे भी कम समय लगेगा आपको। आप नीचे देखिए, सब्सक्राइब का एक बटन बना होगा रेड कलर का, उसको प्रेस कर दीजिए जब तक वो ग्रे ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, ये आकर के स्पीच दिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार 11वीं बार स्पीच दिए थे। ये 11वीं बार स्पीच अब तक केवल और केवल 3 ही प्रधानमंत्री दे चुके हैं। एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री, और दूसरा दिया था इंदिरा गांधी जी ने, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और तीसरा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है 11वीं बार। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। देखिए, एमजेटी का हमेशा से फ्रीडम पर ऑफर आता रहा है। बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफर एक बार फिर से आया हुआ है। आप जो है हमारे जो पेड बैचेज हैं उनको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पर प्राप्त कर सकते हो एमजेटी ऐप पर जाकर के। अगर आप इनमें से कोई सा भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, इसके लिए आपको एमजेटी ऐप पर जाकर के कूपन कोड में आजादी टाइप करना होगा। आजादी टाइप करते ही आपको 60 to 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वालिटी कंटेंट है, सब में डेमो वीडियोस अवेलेबल है। आप जाकर के डेमो देखिए, डेमो देखने के बाद पसंद आए तब बैच को आप ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा हमारी सभी ई बुक्स पर भी 60% तक का डिस्काउंट दिया गया है। तो हमारी किसी भी ई बुक को, चाहे वो रेलवे की साइंस स्पेशल हो, चाहे वो हाफ ईयरली की करंट अफेयर हो, या बहुत सारी प्रकार की जीके की और सब वन लाइनर वगैरह की भी ई बुक है, आप जाकर के उन्हें ले सकते हो। सब आपको मिलेगा एमजीटी ऐप पर और बिगेस्ट डिस्काउंट के साथ। याद रहे, ऑफर समाप्त हो जाएगा, फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, 11वां स्वतंत्रता दिवस इनका था प्रधानमंत्री मोदी जी का, प्रधानमंत्री के तौर पर। 2024 में इन्होंने कुल 103 मिनट लंबा स्पीच दिया। क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, कितना मिनट का भाषण रहा? 103 मिनट का था। क्या क्या पहना था इन्होंने? सफेद कुर्ता पैजामा, ब्लू कलर का हाफ जैकेट, राजस्थानी लहरिया पगड़ी। ये राजस्थानी पगड़ी इनकी काफी ज्यादा पॉपुलर है, इस अवसर पर ये पहनते हैं अक्सर। तो राजस्थानी लहरिया पगड़ी, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन भी बन चुका है कि पीएम मोदी जी जो हैं, ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्न में से किस पगड़ी को पहने हुए थे? किस प्रसिद्ध पगड़ी को? पंजाबी पगड़ी, राजस्थानी पगड़ी, इसे लहरिया पगड़ी कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन बना था ये। 2023 में इन्होंने 90 मिनट का भाषण दिया था और उस टाइम पर भी राजस्थानी पगड़ी ही इन्होंने पहनी थी। और 83 मिनट का भाषण 2022 में दिया था, तब प्रिंट पगड़ी पहनी थी। इसके पहले 88 मिनट, फिर 92 मिनट। देखिए यहाँ ऑरेंज, लाल ऑरेंज पगड़ी इन्होंने पहनी थी। फिर इसके बाद लाल साफा पहना था इन्होंने 2018 में, पीला ऑरेंज साफा पहना था, इससे पहले ये साफा पहना करते थे। ठीक है, फिर पीली पगड़ी पहने थे 2017 में। लाल गुलाबी पगड़ी, पगड़ी से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो लाल गुलाबी पगड़ी 2016 में पहने थे, अलग अलग ये। और देखिए यहाँ जोधपुरिया पगड़ी पहने थे और यहाँ पर लाल हरी पगड़ी पहने थे। तो लेटेस्ट वाला आपको यही याद रखना है, राजस्थानी लहरिया पगड़ी पहने थे 2024 में। और कितने मिनट का स्पीच था? 103 मिनट का स्पीच था। आगे आते हैं। देखिए, एक चीज और ध्यान रखिए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर होता है। ये बेसिक सा अंतर होता है, पूछा जाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। जल्दी से 1 मिनट में हम लोग जानेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता रहता है अक्सर। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या मूलभूत अंतर है। स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 15 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। देश स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ ब्रिटिश वाला सिस्टम ही चल रहा था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपना संविधान तब नहीं बनाया था। हम लोग का राष्ट्रपति जो था वो वाला पद नहीं था। तो हम लोग 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से गणतंत्र हुए, क्योंकि अपना संविधान 1950 को लागू हुआ और संविधान में सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का रखा गया, जो कि गण के द्वारा, जनता के द्वारा ही चुन करके आता है प्रतिनिधि। इसीलिए हमारा गणतंत्र हुआ। ठीक है, जब गणतंत्र हुआ अपना देश, इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि अपना जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति जो है वो भी आम जनता के द्वारा ही एक प्रकार से इनडायरेक्टली चुन करके ही आया हुआ रहता है ना।
चलिए, तो ये गणतंत्र देश हुआ, ब्रिटिश वगैरह अभी भी राजतंत्र है। अब देखो 15 अगस्त को क्या होता है, प्रधानमंत्री जो होते हैं ये लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने ब्रिटिशर्स का झंडा उतारकर अपना झंडा चढ़ाया था। तो जब झंडा चढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं रोहण करना। तो अपना तिरंगे का रोहण किया जाता है तो इसे कहते हैं ध्वजारोहण। तो 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि 26 जनवरी को अब अपना ध्वज तो लग गया था तो 26 जनवरी को उसको फहराना था। तो 26 जनवरी को ध्वज फहराया जाता है। आज भी मैंने देखे बहुत सारे लोग स्टेटस वगैरह भी लगाए हुए थे। वो लोग क्या किए थे कि फूल बंधा हुआ था वहां पर और डोरी खींच करके उसको लहरा रहे थे। ठीक है, मैं कहना तो चाह रहा था लेकिन मैंने बोला नहीं, भाई अपने ही सगे संबंधी सब लोग होते हैं व्हाट्सएप स्टेटस पर। लेकिन बोलना चाहिए ये चीज कि देखो भाई ऐसा है कि ये ध्वजारोहण करा जाता है 15 अगस्त को, आप ध्वजा फहरा रहे हो, वो फहराना 26 जनवरी को होगा। ठीक है, 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी जो होते हैं ये राजपथ पर, यहाँ लाल किले पर, यहाँ राजपथ पर फहराया जाता है। ये बेसिक अंतर है, सबको बताइए ये चीज, सबको शेयर कीजिए, अपने जो भी छोटे भाई बंधु हैं, बच्चे हैं घर के, उन सबको ये चीजें पता होनी चाहिए। चलिए अब लाल किले से पीएम मोदी की नई घोषणाएं कौन कौन सी हैं उनको हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि अगले 5 साल में 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बिना 1 लाख युवा राजनीति में आएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब इन्होंने कहा कि जिनका बैकग्राउंड, वो युवा जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से नहीं है, वो लगभग 1 लाख युवा राजनीति में आएंगे, इस पर ये प्रयास करेंगे। तो ऐसा होने से देखो फायदा क्या होगा कि जो हो सकता है कि पढ़ा लिखा अच्छा खासा हो वो आए, हो सकता है कोई सिविल सर्वेंट आए, हो सकता है कोई डॉक्टर आए, हो सकता है कोई इंजीनियर आए। जब ये सब लोग आएंगे ना पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स की एक छवि अच्छी होगी और हम लोग अच्छे बेहतर दिशा में काम करेंगे, बेहतर तरीकों से, है ना। जब पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा तो अच्छे अच्छे नेता आएंगे कुल मिलाकर के। 2036 ओलंपिक भारत में हो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ये पीएम मोदी ने घोषणा की हुई है। 2030 तक रेलवे का नेट जीरो एमिशन होगा। नेट जीरो एमिशन क्या, देखो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो कार्बन का एमिशन होगा, CO2 का जो एमिशन होगा रेलवे से, वो जीरो होगा। मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया हुआ है कि नेट जीरो एमिशन और जीरो एमिशन दोनों में अंतर होता है। नेट जीरो एमिशन का मतलब ये हुआ कि जितना कार्बन का एमिशन किए तो वहां कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था लगाए रहेंगे कि ये उतना ही कार्बन जो है ये सोख ले, ऑब्जॉर्व कर ली, तो कुल ओवरऑल कितना बचा, नेट जीरो हो गया। लेकिन जब कहें कि ये कार्बन फ्री है, कार्बन फ्री है मतलब कार्बन मुक्त है, कार्बन एमिशन ही नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब या तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, या तो वो समझ लो कि रिन्यूएबल एनर्जी का कोई सोर्स यूज कर रहा है, सोलर एनर्जी वगैरह यूज कर रहा है, कि उसमें CO2 जनरेट ही नहीं हो रहा है। तो ठीक है, तो जीरो एमिशन नहीं, नेट जीरो एमिशन। नेट मतलब कि जितना उत्सर्जन होगा उतना हम अब्जॉर्ब भी कर लेंगे। अब इसमें आप ये मत कहना कि ट्रेन तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है तो वैसे ही एमिशन नहीं होता, और भी कारण लगते हैं। पूरा का पूरा रेलवे को नेट जीरो करने की बात की जा रही है, ठीक है, और भी जगहों से एमिशन होते हैं। 5G पूरे देश में रोल आउट होगा, 6G पर तेजी से काम जारी है। सरकारी संस्थाओं में 1 साल में 2 रिफॉर्म्स का लक्ष्य रखा गया है। ये बड़ी घोषणाएं थी। अब कुछ बड़ी बातें हैं जो कही गई हैं, जैसे इन्होंने परिवारवाद पर चर्चा की कि राजनीति में फ्रेश ब्लड की जरूरत है, युवाओं की जरूरत है, और 1 लाख युवा राजनीति में लाना है, ऐसे युवा जिनके परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। भ्रष्टाचार पर इन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार का महिमा मंडन नहीं होना देना है, ऐसा करने वाले समाज को दूषित करते हैं और बीज बोल रहे हैं। भ्रष्टाचारियों से दूरी बनाना सही होता है, देशवासी भ्रष्टाचार की दीमक से परेशान है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इन्होंने चर्चा की, जो कि बहुत ज्यादा चर्चे में रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, आप जानते हो अनुच्छेद 44 में इसका, भारत के नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन किया गया है। इस पर मैंने वीडियो दी है, आप देख सकते हो सर्च करके। देश में सेकुलर सिविल कोड हो, कम्युनल सिविल कोड ना हो, ये इनका कहना है साफ साफ। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं वो आधुनिक समाज नहीं बना पाते। यूनिफॉर्म सिविल कोड से धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी इन्होंने चर्चा की। आप जानते हो कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और उस समिति ने सुझाव दिया था कि अगला वाला इलेक्शन जो है आप करा सकते हो, किससे, 1 नेशन 1 इलेक्शन से, मतलब पूरे देश भर का चुनाव एक साथ हो। तो इसका मतलब जितनी राज्य की विधानसभाओं का चुनाव होगा या जितने देश के लोकसभा सीटों का चुनाव होगा सब एक साथ हो। बांग्लादेश हिंसा, हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बांग्लादेश में आप देख रहे हो क्या क्राइसिस चल रहा है, जिनको इनके बारे में नहीं आइडिया है
अगेन मैंने वीडियो बना रखी है, आप बांग्लादेश हिंसा एमजेटी एजुकेशन लिखना मिल जाएगी। बांग्लादेश की पड़ोसी देश के नाते चिंता होना स्वाभाविक है। भारत हमेशा चाहता है कि पड़ोसी देश शांति के मार्ग पर चलें, लेकिन भारत का कोई भी पड़ोसी देश शांति नहीं पसंद कर रहा है। अभी G20 पर इन्होंने बात की कि हमने बाकी देशों से पहले रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करना शुरू किया, हमने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया, भले ही उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया ठीक से। भारत 2036 के ओलंपिक का आयोजन करना चाह रहा है और भारत इसके लिए अपनी व्यवस्थाएं भी अहमदाबाद में स्टेडियम वगैरह उस लेवल का बनवा रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस पर भी इन्होंने बात की कि राक्षसी कृत्य वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, पापियों में डर बसना चाहिए, योगी वाला फॉर्मूला अपनाना चाहिए, अपने आप डर आ जाएगा। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में आक्रोश है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों को जल्द जांच मिले, पाप करने वालों की सजा पर चर्चा हो। आप देख रहे हो कोलकाता में डॉक्टर्स रेप मर्डर केस अभी चर्चे में चल रहा है, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं देश भर में। विकसित भारत के लिए इन्होंने 10 सुझाव भी दिए हैं, देशवासियों के लिए सुझाव। देखो भारत सरकार दोस्तों ये 2022 से ही आजादी का अमृत महोत्सव घोषणा किया था कि अगला जो 25 वर्ष होगा हम लोग का अमृत काल होना चाहिए। तो ये अमृत काल का मतलब ये कि 75 वर्ष हम लोग 2022 में कंप्लीट किए थे, अगले 25 सालों में हम लोग 100 वर्ष पूरा करते आजादी के। तो 2047 को लक्ष्य लेकर के सरकार चल रही है कि 2047 तक हम लोग विकसित भारत हो जाएं, यानी आजादी का जब हम लोग 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तो उस टाइम भारत विकसित हो जाए, ऐसा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो इस पर भारत के देशवासियों पर इन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं, जैसे भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाने की कोशिश करें, सब लोग कोशिश करें जहां जितना जिसके लेवल पर हो सके वो स्किलफुल बने। स्किल रहेगी अगर तो आप कुछ ना कुछ करना चाहोगे, ठीक है, और इससे आपके आसपास जो लोग जुड़ेंगे उनको भी मदद मिलेगी। देश को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना चाहिए और देश यूनिवर्सिटी हब बने, भारत फिर से विश्व गुरु बने। भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। देख रहे हो आप कि हम लोग बहुत सारी चीजें अभी भी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से हम लोग के टेंशन्स रहते हैं, हर विदेशी मामलों में चाइना हम लोग के अपोजिट ही खड़ा रहता है, फिर भी हम लोग चाइना से 118 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं जो कि हाईएस्ट एवर है, सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका से ट्रेड करते हैं। जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है वो चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। तो हम लोग को आत्मनिर्भर बनने पर ध्यान देना चाहिए हर क्षेत्र में। हमारा मोटा अनाज दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर होना चाहिए। जानते हो आप कि मिलेट्स का अभी 2023 में यूएन ने घोषित किया था, भारत के ही कहने पर मिलेट्स का वर्ष घोषित किया गया था और उस टाइम पर मिलेट्स को यानी मोटे अनाज को बहुत ज्यादा बढ़ावा भी मिला था। तो और क्योंकि भारत अच्छा खासा उत्पादन भी करता है उसका। देश की न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म होना चाहिए। अभी आपने बीएसए, बीएनएस और बीएनएसएस ये 4 देखे आपने जो बड़ी परिवर्तन किए गए भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय न्याय संहिता वगैरह करके। भारत का अपना स्पेस स्टेशन होना चाहिए। भारत सरकार ने या कहें इसरो ने, एक प्रकार से इसरो ने लक्ष्य रखा है कि हम लोग 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे, अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, और साथ ही साथ 2040 तक हम लोग क्या करेंगे, चंद्रमा पर अपना व्यक्ति उतार देंगे, मनुष्य को उतारेंगे, ठीक है ना, ह्यूमन लैंडिंग कराएंगे 2040 तक। हमारी पारंपरिक औषधि को विकसित करना चाहिए। इसके अलावा भारत तीसरी इकोनॉमी बननी चाहिए। थर्ड इकोनॉमी बनने के लिए दोस्तों टारगेट तो बहुत पहले से ही डिसाइड है, बहुत सारे थिंक टैंक ने 2027-28 जो है प्रिडिक्ट भी किया है कि भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। अभी हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर अमेरिका, चाइना, जापान एंड जर्मनी। शासन प्रशासन में कैपेसिटी बिल्डिंग का अभियान चले। तो ये 10 सुझाव भी दिए हैं पीएम मोदी ने यहाँ पर। इसके अलावा देखिए अलग अलग टर्म पर अगेन उन्होंने किस किस प्रकार से बातें की हैं इसको भी हम लोग देख सकते हैं। 2047 तक विकसित भारत हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं तीसरे टर्म में 3 गुना काम करूंगा ताकि देश के सपनों को पूरा कर सकूं। डिजाइनिंग इंडिया पर बल देना है, दुनिया के लिए डिजाइन करे इंडिया, मतलब कहना है ये इनडायरेक्टली कि हम लोग जो चीज मैन्युफैक्चर करें वो दुनिया यूज करे, तो दुनिया के लिए डिजाइनिंग इंडिया हो। अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। देखिए पीएम मोदी जी हर बार 15 अगस्त को कुछ न कुछ स्पीच देते हैं, उसमें से नारा निकलता है। तो देखिए आत्मनिर्भर भारत का नारा निकला और भी बहुत सारे नारे निकले, अभी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नारा क्या दे रहे हैं कि अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बने और डिजाइनिंग इंडिया, मेड इन इंडिया वगैरह तो था ही, अब डिजाइनिंग इंडिया दुनिया के लिए, डिजाइनिंग इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ये इन्होंने घोषणा किया है। दुनिया को बहुत कुछ हम दे सकते हैं डिजाइन क्षेत्र में, तो इस बार डिजाइनिंग को बल दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर उन्होंने क्या बताया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोड़ा सा जान लो कि देखो कि पिछली वाली जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो हमारी 1986 वाली चल रही थी, लेकिन 2020 में साथियों 34 सालों के बाद थर्ड
थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई। लागू करने वाला पहला राज्य बना था कर्नाटक, ठीक है। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना था न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर ही इन्होंने चर्चा की है और इसमें इन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति अपने मातृभाषा को बल मिला है। इससे भाषा टैलेंट के रास्ते में नहीं आना चाहिए और जीवन में मातृभाषा को बल देना चाहिए। आज दुनिया में जैसा बदलाव हो रहा है, अब जाकर स्किल का महत्व बढ़ गया है। इसके अलावा इन्होंने कहा, न्याय संहिता पर बात किया। हमने 1500 से ज्यादा कानूनों को खत्म कर दिया। वही वाली बात BSA, ठीक है, भारतीय साक्ष्य संहिता। इसके अलावा BNS न्याय संहिता। इसके अलावा BNSS, ठीक है। तो जो पहले आप IPC वगैरह देखते थे वो खत्म करके ये अब 3 आ गया है कानून। छोटी गलती के चलते जेल जाने वाले कानूनों को खत्म कर दिया गया है। हमने हाँ, निबंध लिखवाते हैं, वो वाला अभी भी चल रहा है शायद। आजादी की विरासत की गर्व की बात करते हैं। सदियों से जो पुराने क्रिमिनल लॉ थे उन्हें खत्म किया गया है। हमने दंड नहीं, न्याय पर फोकस रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, आत्मनिर्भर भारत। डिफेंस सेक्टर में हमारी आदत हो गई थी कि बजट का पैसा कहाँ जाता है, विदेश से इंपोर्ट करते थे। आज इसमें आत्मनिर्भर बने हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब है, दुनिया में हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी $300 मिलियन का हम लोगों ने क्या किया, ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई किया। किसको किसको फिलीपींस को। इसके अलावा वियतनाम के साथ अभी हम लोगों ने डील करी हुई है। इसके अलावा हम लोग तेजस बना रहे हैं और तेजस को भी आगे एक्सपोर्ट करने की बातचीत चल रही है। और बाकी छुट्टा पुट्टा हेलमेट वगैरह तो हम लोग पहले से बेचते आए थे यार। दुनिया का सबसे बढ़िया बुलेट प्रूफ हेलमेट अपन इंडिया बनाता है, ठीक है ना। कानपुर के एक इंजीनियर है, वो बनाते हैं जबरदस्त हेलमेट। चलिए, बाइक वाला हेलमेट नहीं बात कर रहा हूँ, मिलिट्री वाला हेलमेट, ठीक है, लड़ने वाला, गोली वाला। बैंकिंग सेक्टर में ये बात करते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में हमने रिफॉर्म किया है, तो दुनिया की मजबूत बैंकों में आज हमारी बैंकें गिनी जा रही हैं। बैंकिंग सेक्टर मजबूत हो तो विकास भी होता है। हमारे नौजवानों को पढ़ाई, विदेश जाने के लिए लोन चाहिए, किसानों को लोन चाहिए, रेहड़ी पटरी वाले को भी लोन ले रहे हैं और विकास में भागीदार बन रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं देखना, जैसे रेहड़ी पटरी वालों की बात करूं मैं तो एक PM स्वनिधि योजना है, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। तो इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाता है। PM किसान योजना वगैरह और बाकी सब जो किसानों के लिए हैं ही, है ना। तो ये सभी की भी बारे में इन्होंने चर्चा की है। अब इसके बाद कृषि फार्मिंग पर ये बात करते हुए कह रहे हैं कि हम किसानों की मदद कर रहे हैं, आसान लोन दे रहे हैं, उसे टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। एंड टू एंड होल्डिंग मिले, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं कि मतलब एंड टू एंड मिले हैं होल्डिंग, जो भी चीजें सेक्शन किया जाए, जो भी लाया जाए योजना, किसानों तक पहुंचे। आज दुनिया के लिए ऑर्गेनिक फूड बनाने वाला फूड बास्केट हमारे देश का किसान बन सकता है। तो ऑर्गेनिक फूड पर भी इन्होंने चर्चा की है। अब हम लोग बात करते हैं कि पिछले 10 सालों में PM मोदी ने क्या 20 बड़ी घोषणाएं की थी अपने 15 अगस्त के स्पीच में। इसको देख लेते हैं क्योंकि इस बार वाला अब आपका कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, 2023 में इन्होंने घोषणा की थी विश्वकर्मा योजना की, जन औषधि केंद्र की। इसके अलावा बड़ी बात कही थी कि देश को 5 साल में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की गारंटी इन्होंने दी थी। 2022 में इन्होंने पंच प्रण दिए थे, 5G टेक्नोलॉजी पर बात की थी। देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। उसी वर्ष था जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था। 75 वंदे भारत ट्रेन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके अलावा 2047 तक नए भारत के निर्माण का विजन तैयार करना। 2020 में इन्होंने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा की थी, मैंने बताया आपको अभी 2020 में। आत्मनिर्भर 130 करोड़ देशवासियों तक होना है, ये इन्होंने बड़ी बात कही थी। बड़ी घोषणा की थी 2019 में जल जीवन मिशन की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, CDS का पद बनाया गया था, सृजित किया गया था, जो तीनों सेनाओं को एक साथ करेगा, उनमें एक समझ लो कि कोऑर्डिनेशन करेगा। और पहले चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए थे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी। बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। इसके बाद देखिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य उस टाइम रखा गया था। बड़ी घोषणा 2018 में की गई थी आयुष्मान भारत की, गगनयान मिशन की। गगनयान मिशन अभी 2025 में लॉन्च होना है। आयुष्मान भारत आप जानते हो 23 सितंबर को 2018 को शुरू हुआ था, झारखंड के रांची से शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ इंडिया, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। इंडिया में ये शुरू हो रही है, मतलब चल रही है 2018 से। इसके तहत 5 लाख का हेल्थ इंश्योर किया जाता है प्रत्येक वर्ष। बड़ी बात, अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड इन्होंने पेश किया था क्योंकि 2019 में चुनाव होने थे। 2017 में बड़ी घोषणा इन्होंने जम्मू कश्मीर समस्या सुलझाने पर की। न्यू इंडिया का इन्होंने
घोषणा किया था। बड़ी बात, भारत छोड़ो की जगह भारत जोड़ो का नारा इन्होंने दिया था। 2016 में इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की थी, प्रगति प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के हनन की कड़ी निंदा इन्होंने की थी। 2015 में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और भी बहुत सारे ऐसे घोषणाएं की गई थी। देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। और देखिए 2014 में जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और पहली बार लाल किले से स्पीच दे रहे थे, उसी टाइम इन्होंने मेक इन इंडिया को जोर दिया था, आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर दिया था और स्वच्छ भारत अभियान भी उसी समय शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान जो है ये 2 अक्टूबर को शुरू किया गया, भारत सरकार का जो ये मिशन था। क्लियर? तो ये बड़ी घोषणाएं रही पीएम मोदी की इस बार के और पिछले 10 सालों के, जो लाल किले से जब ये स्पीच दे रहे थे तब के। इसके अलावा फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आप ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ना चाहते हैं, अपना तैयारी करना चाहते हैं, तो एमजेटी ऐप पर आइए, हमारे पेड बैचेस को भी ज्वाइन कीजिए। आप अर्जुन बैच ले सकते हो जो अभी नया नया लॉन्च हुआ है एनटीपीसी वालों के लिए। इसके अलावा अगर आपको जीएस में हल्का से भी कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो जीरो बेसिक से लेकर हीरो लेवल तक का आपको जीएस सफलता बैच में पढ़ाया जाता है। मात्र 599 में अभी के लिए हो गया है 1999 वाला बैच, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी बैच में ज्वाइन होने के लिए कूपन कोड आपको आजादी यूज करना है। किसी भी व्हाट्सएप सपोर्ट के लिए जगह जगह पर आपको व्हाट्सएप आइकॉन मिलेगा हमारे ऐप में, तो जाइए एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आई है तो लाइक कर देना, और हाँ, यहाँ तक आए हो वीडियो देखते हुए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आप तक मैं लाता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।